मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आई होप कल मैंने जो जर्नल का एक क्वेश्चन आपको सेंड किया था उसको आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा, और इवन एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करवाया था वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं घर से होमवर्क के रूप में, प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे पास ज़रूर सेंड कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी तक किसी बच्चे की ये क्वेरीज तो आई नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वो कॉल करके मैसेज करके मुझसे वो चीज़ ज़रूर समझो। ठीक, अब हम उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने कल इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सोल्व किया था, आज हम लोग इलिस्ट्रेशन सेकेंड को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, इलिस्ट्रेशन सेकंड में आपको कह रहे हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स। यशराज एंड सन्स की बुक्स में इन ट्रांजिशन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको ट्रांजिशन के लिए जर्नल करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आप लोगों को बता ही चुका हूं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको इन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी है। देखो बेटा, मैं आपको प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए, चाहे आप अमेरिकन अप्रोच को अप्लाई कीजिए, चाहे आप ब्रिटिश अप्रोच को अप्लाई कीजिए, जर्नल एंट्री करने के लिए तरीका वही है कि सबसे पहले तो ये देखो कि विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन द ट्रांजिशन, सेकेंड व्हाट इज देयर नेचर, और आफ्टर दैट अप्लाई देयर गोल्डन रूल्स, उसके गोल्डन रूल को अप्लाई कीजिए। तो देखिए, जैसा हमारे पास इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, तो इसमें हमारे पास इलिस्ट्रेशन फर्स्ट गिवन है, सेकेंड इलिस्ट्रेशन में फर्स्ट ट्रांजिशन गिवन है। इसमें कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000, 2000, सॉरी, फॉर्मेट कंप्लीट बनाइए। देखो, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपके पास ट्रांजिशन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000, 2018 7th ऑफ अप्रैल को, 2018 7th ऑफ अप्रैल को ये कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000। भाई, हमने 13,000 रुपीज का सामान कैश में सेल आउट किया। अब आप देखो कि कैश में आप लोग गुड सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ रहा है गुड्स के ऊपर। अगर आप कैश में गुड सेल आउट करते हैं तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और गुड्स के ऊपर। अब देखो, कैश का कौन सा अकाउंट है। देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2-3 क्वेश्चंस में आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को कीजिए, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैश आपके पास कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप ये बताइए कि कैश आपके पास आ रहा है या कैश आपके पास से जा रहा है। नो डाउट, अगर आप गुड्स को कैश में सेल आउट करोगे तो कैश आपके पास आएगा, और आएगा तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। इसी प्रकार गुड्स आपके पास से जा रही है, बेच रहे हो गुड्स को, और बेचने के लिए सेल वर्ड का यूज करते हैं। गुड्स आपके पास से जा रही है, गुड्स को क्या करोगे, क्रेडिट, और बेचने के लिए मैंने आपको बताया था क्या वर्ड यूज किया जाएगा, सेल्स वर्ड यूज किया जाएगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे 2018 7th ऑफ अप्रैल को फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड सेल आउट की जा रही है, 13,000। या नरेशन में लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश। आपने कैश में गुड्स को सेल आउट किया। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको ये कह रहे हैं कि भी सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000 9th ऑफ अप्रैल को। तो यहाँ पे डेट लिख दी 9th ऑफ अप्रैल। देखो ये कह रहा है कि गुड सोल्ड टू महेश फॉर ₹15,000। आपने महेश को 15,000 रुपीज की गुड सेल आउट की। तो देखो ऐसे ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजेक्शन इज इन कैश और इन क्रेडिट। तो देखो आप लोगों को रूल तरीका मैंने बता रखा है कि सीधी सी बात है, पहले तो ये देखो ट्रांजेक्शन में कैश या क्रेडिट वर्ड है या नहीं है, नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर मैंने ये बताया था कि अगर कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं है तो उसमें ये देखना है कि पार्टी का नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में, अदरवाइज कैश में। तो यहाँ पे ये कह रहा है गुड सोल्ड टू महेश। भाई आपने महेश को गुड सेल आउट की है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब दिस ट्रांजेक्शन इज इन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन आपके पास क्रेडिट में। अब आपने महेश को गुड सेल आउट की है तो आपके बिजनेस में किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? महेश और गुड्स पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, महेश और गुड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब आप देखो महेश कौन सा अकाउंट है? नो डाउट पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि बंदा रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पे आप महेश को गुड्स सेल आउट कर रहे हो, महेश गुड्स को ले रहा है, ही इज ए रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, गुड्स आपके पास से जा रही है। अच्छा, गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? जब गुड्स, देखो वैसे क्या कहा जाता है कि भाई गुड्स का मतलब होता है स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम खरीदते या बेचते हैं तो खरीदने का मतलब होता है एक्सपेंस करना और बेचने का मतलब होता है इनकम। तो एक गुड्स को बेचना एक प्रकार की इनकम है, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपना भी पॉइंट लगाते हो कि भाई गुड्स हमारे पास से जा रही है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। बेचने के लिए सेल्स वर्ड। तो हमारी एंट्री बनेगी महेश को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 9th ऑफ अप्रैल को एंट्री क्या बनेगी? महेश डेबिट। और बंदे के नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाने या पॉजिटिव एस करके लगाने। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड्स महेश को आपने सेल आउट की है? 15,000। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। क्रेडिट में गुड्स को सेल आउट किया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि भाई रिसीव कैश फ्रॉम महेश। आपने महेश से 10,000 रुपीज का कैश रिसीव किया 12th ऑफ अप्रैल को। यहां पे डेट लिख दिया आपने अप्रैल 12th ऑफ अप्रैल। देखो ये कह रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम महेश। भाई ऊपर हमने जैसे महेश को गुड सेल आउट की थी, हम लोग महेश के पैसा मांगते थे। जो भी पैसा महेश के मांगते थे, आउट ऑफ दैट अमाउंट नाउ वी आर रिकवरिंग ₹10,000 इन कैश। हालांकि ऊपर आपने उसको 15 का सामान बेचा था, वो बाद की बात है। फिलहाल हम महेश से 10,000 रुपीज का कैश रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप महेश से 10,000 रुपीज का कैश रिसीव करते हो तो आपके बिजनेस में दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एक इफेक्ट पड़ेगा कैश के ऊपर और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा महेश के ऊपर। सीधी सी बात है, महेश से आप कैश ले रहे हो तो आपके बिजनेस में एक इफेक्ट तो पड़ गया कैश के ऊपर और दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ गया? महेश के ऊपर। अब कैश कौन सा अकाउंट है? इट इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आ रहा है या जा रहा है? आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो चीज आपके पास आती है उसे आप क्या करोगे? डेबिट। सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? महेश के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि बंदा रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पे आप महेश से पैसा रिसीव कर रहे हो। भाई महेश आपको पेमेंट कर रहा है, वो आपको पैसा दे रहा है, तो आप पैसा ले रहे हो, कैश आप रिसीव कर रहे हो। तो इसका मतलब वो बंदा रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? आप तो रिसीवर हो बट ही इज ए गिवर। आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को देखना है। तो बिजनेस में महेश क्या हुआ? गिवर हुआ, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है डेबिट, महेश एक गिवर है क्रेडिट।
एंट्री आपकी बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू महेश 12 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। महेश से आपने कितना पैसा रिसीव किया? 10,000। यहां पे लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम महेश। महेश से हमें कैश रिसीव हुआ, ठीक बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है 18 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि भाई गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। आपने सुरेश को कैश में गुड्स सेल आउट की। अब सबसे पहले तो ये देखो ट्रांजेक्शन कैश में या क्रेडिट में, तो ये इस पॉइंट में देखोगे गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। फॉर कैश वर्ड क्लियर है, कैश में गुड्स सेल आउट की। अब पहले तो ये देखो कि विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं? देखो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। कुछ बच्चे कहेंगे जी सुरेश के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं बेटा, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन सुरेश। क्योंकि सोचने की बात है कि आज आप एक दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर के पास गए जिसका नाम है राम, ठीक है, वटेवर कोई भी नाम, ठीक है। आप उसकी फर्नीचर की दुकान है, आपने उस बंदे से फर्नीचर खरीदे और उसको पैसे दिया है। क्या अब उस दुकानदार का नाम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता है? क्या वो बंदा आपके पैसे मांगता है या आप उस बंदे के पैसे मांगते हो? नहीं। आज की डेट में आपके पास दो चीजों पर इफेक्ट पड़ता, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, उस दुकानदार से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप उस दुकानदार से सामान उधार में खरीदते तो इम्पैक्ट पड़ता, तब आपको अपनी बुक्स में उस बंदे के नाम को शो करना पड़ता। लेकिन फिलहाल इसमें केवल ये कह रहा है कि भाई गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। आपने कैश में गुड सेल आउट की, इसका मतलब कैश तो आपने सुरेश से लिया और गुड्स आपने उस बंदे को दे दी। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन सुरेश। तो यहाँ पे दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और गुड्स पर। किस पर इफेक्ट पड़ रहा है बेटा? कैश और गुड्स पर। अब आप देखो कि कैश रियल अकाउंट है, आप गुड्स को कैश में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको कैश मिल रहा है, कैश आपके पास आ रहा है तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट करोगे। इसी प्रकार गुड्स आप बेच रहे हो तो गुड्स आपके पास से जा रही है, गुड्स आपके पास से जा रही है तो उसे क्या करोगे? क्रेडिट। और जैसे कि मैंने बताया था, बेचने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड क्रेडिट करते हैं? सेल्स। कौन सा वर्ड क्रेडिट करते हैं? सेल्स। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपने गुड्स को कैश में बेचा तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किस डेट को? 18 अप्रैल को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा कितने की गुड सेल आउट की जा रही है? टोटल 12,600 की। 12,600। यहां पे लिख देंगे गुड सोल्ड इन कैश। गुड सोल्ड इन कैश। कैश में गुड्स को सेल आउट किया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू सुरेश। देखिए कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू सुरेश, हमने सुरेश को गुड्स सेल आउट की। अब बताओ, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि वेदर द ट्रांजेक्शन इज इन कैश और इन क्रेडिट। तो इसमें क्लियर कह रहा है कि देखो इसमें पहली बात तो कैश या क्रेडिट वर्ड गिवन नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें पार्टी का नाम दिया गया है, क्लियर कहा गया है गुड्स सोल्ड टू सुरेश। भाई आपने सुरेश को गुड्स सेल आउट की है, इसका मतलब आपने वो गुड्स क्रेडिट में बेचा है, पार्टी का नाम दिया गया। तो गुड्स को आपने सुरेश को सेल आउट किया है तो किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स और सुरेश। अब आपने क्रेडिट में माल बेचा है तो आपके लिए वो बंदा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। गुड्स और सुरेश के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। पहले तो सुरेश की बात करें। सुरेश कौन सा अकाउंट है? इट्स ए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये देखो कि ही इज ए रिसीवर और एक गिवर। भाई वो बंदा रिसीवर है या गिवर है?
तो यू आर सेलिंग गुड्स टू सुरेश, आप गुड्स सुरेश को बेच रहे हो, तो फिलहाल तो वो गुड्स आपसे ले रहा है, ही इज ए रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, रिसीवर को आप लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहे हैं, गुड्स के ऊपर पड़ रहे हैं। भाई सेकेंड इंपैक्ट आपका किसके ऊपर पड़ रहा है, गुड्स के ऊपर पड़ रहा है। आप गुड्स को बेच रहे हो, इसका मतलब गुड्स आपके पास से जा रही है। अगर गुड्स आपके पास से जाती है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्रेडिट। और जैसे कि हमें पता है बेचने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेल्स वर्ड यूज करते हैं। तो सुरेश तो हमारे पास हो जाएगा डेबिट और सेल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमारी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो किस डेट को, डेट आपके पास गिवन है 19th ऑफ अप्रैल। सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड सेल आउट की गई है बेटा, सुरेश को 7,000। या नीचे नरेशन लिख देंगे, गुड सोल्ड इन क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट में यानी कि उधार में गुड्स को सेल आउट किया, गुड सोल्ड इन क्रेडिट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखो 24th ऑफ अप्रैल को ये कह रहे हैं कि कैश विड्रॉवल फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को पहले भी क्लियरिफाई कर चुका हूं कि जैसे कोई भी बंदा अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है, देखो बिजनेस ऑपरेट करने के साथ साथ हर एक बंदा बिजनेस के थ्रू अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना चाहता है। भाई सीधी सी बात है, आज मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए गुड्स को खरीदता हूँ, गुड्स को बेचता हूँ, लेकिन साथ के साथ में बिजनेस को चलाने के साथ साथ मुझे अपना घर भी चलाना होता है, जिसके लिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। और नो डाउट उस पैसों की रिक्वायरमेंट मैं बिजनेस में से पूरा करूंगा, बिजनेस में से कुछ कैश निकालूंगा और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि when the owner withdraw the cash from the office from the business to meet his personal requirement, it is called drawing। यानी कि बिजनेस का ओनर जब अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि 24th ऑफ अप्रैल को विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस यूज फॉर पर्सनल यूज 2500। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला गया। तो देखो इसमें एक इफेक्ट तो पड़ेगा कैश के ऊपर और एक इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर। देखो ये जो ड्राइंग वर्ड है ना, इट विल रिप्रेजेंट द ओनर हु विथड्रॉ द अमाउंट। यानी कि लिखने को आप ड्राइंग वर्ड लिखेंगे, लेकिन ये ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ओनर के अकाउंट को दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, ड्राइंग्स और कैपिटल। ठीक, अब आप देखो कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 2500 रुपीज विड्रॉ की। तो पहली बात कौन सी दो चीजों पर इफेक्ट पड़ा, कैश और ड्राइंग। कैश कौन सा अकाउंट है, नो डाउट कैश इज ए रियल अकाउंट। भाई कैश हमारे पास कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहली बात है कैश आ रहा है या जा रहा है। अब कुछ बच्चों के माइंड में अभी भी वही बात चलती रहती है, जी ओनर ने पैसा निकाला है इसका मतलब उसके पास कैश आ रहा है। मैं आपको फिर क्लियरिफाई कर रहा हूं कि यू हैव टू थिंक द ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट बाय द ओनर। हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिशन को सोचो, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओनर ने अगर बिजनेस में से कैश निकाला है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश हमारे पास से जा रहा है, ओनर के पास से कैश गया है। तो कैश जा रहा है, आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक। अच्छा, सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, ओनर पे इंपैक्ट पड़ रहा है। सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, ओनर पे। ओनर इज विड्रॉइंग द अमाउंट, ओनर पैसे को विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ही इज ए रिसीवर, जिसको क्या करते हैं, डेबिट। और ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग को। तो यहां पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पैसा ओनर के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है, 2500, 24th ऑफ अप्रैल को। 24th ऑफ अप्रैल को
बेटा क्या एंट्री बनेगी, यहां पे एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज। भाई हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश को विड्रॉ किया, ऑनर विड्रॉ द कैश टू मीट हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है, देखो 29 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये कह रहा है पेड वेजेस 450। बेटा यहां पे मैं स्पेस और ले रहा हूं, आपको बताया था जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर आपको एंट्री करनी है तो ये डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट बना लोगे। ये डेट के लिए पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फॉर्मेट आपने बनाया, सिंपल फॉर्मेट, उसमें दोबारा डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऊपर, ठीक। तो देखो ये कह रहा है कि 29 अप्रैल को ये कह रहा है कि पेड वेजेस ₹450। वेजेस का मतलब क्या होता है, देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम करते हैं उन वर्कर को उनके काम के बदले में हम लोग क्या देते हैं, या तो सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं। नॉर्मली जो वर्कर फैक्ट्रीज में काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनको तो हम देते हैं वेजेस, और जो मंथली बेसिस के ऊपर ऑफिसेज में काम करते हैं उनको उनके काम के बदले में दी जाती है सैलरी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। तो चलो ये डिफरेंस तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये कहता है कि 29 अप्रैल को आपने अपने वर्कर को वेजेस पे की है, क्या पे की है, वेजेस पे की है, ठीक है। तो देखो अगर आप अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहे हो तो पहली बात किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, देखो वेजेस के रूप में आप लोग वर्कर को क्या देते हो, कैश देते हो, तो एक इंपैक्ट तो आपका पड़ गया कैश के ऊपर, और दूसरा इंपैक्ट आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है बाय द नेम ऑफ वेजेस। भाई वेजेस के नाम से आपके पास क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि आप अपने वर्कर को वेजेस दे रहे हो, एक इफेक्ट पड़ा कैश पर, कैश तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आपको ये देखना है कि ये आपके पास आ रहा है या आपके पास से जा रहा है। यू आर मेकिंग द पेमेंट, भाई वेजेस के रूप में आप अपने वर्कर को पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कैश आपके पास से जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ देखो वेजेस कोई वस्तु नहीं है कि आपने, जैसे मैंने ये डस्टर उठाकर किसी को पकड़ा दिया तो हम इसको एक फिजिकल प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन क्या वेजेस कोई वस्तु है? भाई कई बच्चे कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वेजेस आप दे रहे हो तो वेजेस को क्रेडिट करो। बेटा वेजेस कोई प्रोडक्ट नहीं है, वेजेस नाम की क्या कोई चीज होती है जिसको आप दिखा सकते हो? नहीं, वेजेस इज जस्ट ए नेम ऑफ ए एक्सपेंस, तो इट इज ए एक्सपेंस। और जैसा कि हमें पता है हम लोग एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अगर आप वेजेस की पेमेंट कर रहे हो तो वेजेस को तो करोगे डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी 29 अप्रैल को वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 29 अप्रैल को वेजेस की पेमेंट कर रहे हो, आपकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450। नरेशन में लिख दो वेजेस पेड इन कैश, आपने कैश में वेजेस की पेमेंट की, क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कह रहा है 30 अप्रैल को, देखो 30 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि भाई पेड सैलरी टू गोपाल 1200, आपने गोपाल को 1200 रुपीज की सैलरी पे की। अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक वर्कर काम करता है, उसका नाम है गोपाल, ठीक है। आपने उस गोपाल नाम के वर्कर को 1200 रुपीज सैलरी के पे की, 1200 रुपीज की क्या पेमेंट की है, सैलरी की पेमेंट की है।
तो देखो गोपाल को अगर सैलरी की पेमेंट करते हो तो आप ये देखो किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। पहले मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, 3 चीजों पर इफेक्ट दिख रहा है। एक इफेक्ट दिख रहा है सैलरी पर, एक इफेक्ट दिख रहा है कैश के ऊपर और एक इफेक्ट दिख रहा है गोपाल के ऊपर। कुछ बच्चों के माइंड में ये तीनों चीजें आएंगी, सैलरी, कैश और गोपाल। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ कहेंगे जी गोपाल पे इफेक्ट पड़ रहा है और कुछ कहेंगे जी सैलरी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सबसे पहला काम ही हमारा ये होता है कि विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन द ट्रांजिशन। अगर आपने गलत अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले तो ये पता करो कि कौन सी दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। आप गोपाल को सैलरी पे कर रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे जी कैश वर्ड नहीं आ रहा, तो कैश के ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ा। भाई सैलरी मैंने अभी आपको बताया, सैलरी, वेजेस, रेंट ये कोई प्रोडक्ट तो होते नहीं। आप जैसे आपका वर्कर आया कि भाई आपने कहा कि अपनी सैलरी ले जाओ, तो सैलरी के रूप में वो आपके पास से क्या लेकर जाएगा? नो डाउट कैश लेकर जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक इफेक्ट तो किस पे पड़ रहा है? कैश पे पड़ रहा है। दूसरा इंपैक्ट हमारे बिजनेस में किसके ऊपर पड़ रहा है? तो दूसरा इंपैक्ट सैलरी पे पड़ रहा है या गोपाल पे पड़ रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे गोपाल। नहीं बेटा, गोपाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सोचो, देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 वर्कर काम करते हैं। आप अपने वर्कर को मान लो 1000 रुपीज सैलरी के देते हो, तो आप तो अपने बिजनेस में ये कहोगे कि भाई मैंने 10 लाख रुपए की सैलरी बांटी या 10 लाख रुपए सैलरी के दिए। आप अपने बिजनेस में सैलरी के 10 लाख रुपए दिखाओगे, ना कि इंडिविजुअल नाम के रूप में। भाई आप मान लो एक किराए के मकान में रहते हो, मकान मालिक आता है, आपने मकान मालिक के हाथ में 10,000 रुपए पकड़ाए रेंट के नाम से। तो घर वाले अगर आपसे पूछेंगे कि भाई पैसे खर्च कहाँ हुए, तो आप तो यही कहोगे कि किराए के 10,000 रुपए दे दिए। आप ये तो नहीं कहोगे कि मकान मालिक को 10,000 रुपए दिए, है ना। भाई वहां पे जो 10,000 रुपीज आपके द्वारा पे किए गए वो किराए के पे किए गए, ना कि मकान मालिक। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैंने रामलाल को 10,000 रुपए दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से रामलाल 10,000 रुपए ले गया है, तो आप रामलाल के 10,000 रुपए मांगते हो। जबकि अगर आपने किराए के 10,000 रुपए रामलाल को दिए, तो उसके बाद रामलाल से आपका कोई लेना देना नहीं रह गया, क्योंकि आपने उसकी बिल्डिंग को यूज किया, उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया। इन द सेम वे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करते हैं, उनके काम के बदले में आप अपने वर्कर को सैलरी पे करते हो। तो आपने वर्कर को अगर सैलरी पे की है, तो आपके बिजनेस में सैलरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ना कि वो वर्कर। काम किया, पैसा ले गया, तो आपने वो पैसा सैलरी का दिया। उसमें चाहे राम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी बंदा, उस बंदे से आपका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है कि गोपाल से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गोपाल को आपने वो पैसा सैलरी का दिया। अगर ये कहा जाता है पे टू गोपाल, सैलरी वर्ड नहीं कहता, तो इसका मतलब आप गोपाल को फिलहाल कैश पेमेंट दे रहे हो, जिसके बदले में कोई काम नहीं किया। लेटर ऑन आप उससे पैसा लेने का राइट रखते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी और कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब आप देखो कि कैश रियल अकाउंट है, आप पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कैश आपके पास से जा रहा है, तो आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? सैलरी पे। सैलरी आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी खर्चा है, डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट। तो 30 अप्रैल को क्या एंट्री करोगे आप बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी आपने पे की है कैश में? भाई आपने सैलरी पे की है टोटल 1200 रुपीज। 1200 यहां लिख देंगे सैलरी पेड इन कैश। ठीक, इसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसमें कह रहे हैं कि रिसीव्ड कमीशन 200। भाई 200 रुपीज आपने कमीशन के रिसीव किए। भाई जैसे कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, कमीशन के लिए काम करते हैं। एक दुकानदार से सामान खरीदा, उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड किया और दूसरे को बेच दिया।
100 के हिसाब से सामान खरीदा, 120 के हिसाब से बेच दिया, 20 रुपीज किस चीज के आगे, कमीशन के आगे। तो ये कह रहा है कि भाई आपने कमीशन रिसीव किया है टोटल कितने अमाउंट का, भाई टोटल कमीशन आपके द्वारा रिसीव किया गया 200 रुपीज 30 अप्रैल को, डेट लिख दिया आपने 30 अप्रैल। आपने 200 रुपीज कमीशन के रिसीव की, किस किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है, कमीशन के रूप में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। कमीशन के रूप में आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है। एक इंपैक्ट तो आपके बिजनेस में किस चीज के ऊपर पड़ेगा, कैश के ऊपर पड़ेगा। और इसी का जो दूसरा इंपैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, कमीशन के ऊपर पड़ेगा। सेकंड इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कमीशन के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपने कैश में कमीशन रिसीव किया तो कैश और कमीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और कमीशन के ऊपर। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, नो डाउट कैश आपके पास रियल अकाउंट। व्हेन यू आर रिसीविंग द कमीशन इन कैश यू विल रिसीव द कैश। कैश आपके पास आ रहा है, कैश अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। भाई कैश आप रिसीव कर रहे हो, कैश आपके पास आ रहा है, कैश को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ऑन द अदर एंड कमीशन, अब कमीशन कोई प्रोडक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम। ये एक प्रकार की आपके लिए क्या है, इनकम है। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप कमीशन को कैश में रिसीव कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। 30 अप्रैल को आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना अमाउंट, 200 रुपीज। या नरेशन में लिख देंगे कमीशन रिसीव। भाई आपने कमीशन को रिसीव किया। क्लियर बेटा। तो देखिए बेटा ये हमारे पास सेकंड इलस्ट्रेशन था। आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी। इस इलस्ट्रेशन की वीडियोस को देखने के बाद मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस और सेंड कर रहा हूँ। यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के नाम से उसका इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है उनको मैं इलस्ट्रेशन सेकंड की पिक भेज रहा हूँ, उसमें से देखकर सोल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन फेयर कॉपी की एक पिक मेरे पास जरूर सेंड करो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।